भारत त्योहारों और चुनावों का देश रहा है। भाइयों बहनों, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। रॉयल बंगाल टाइगर मतो बाजबो। अब हो सकता है कि सिर्फ त्योहारों का रहे, चुनाव भी होंगे पर उनकी फ्रीक्वेंसी हो सकता है कि कम हो जाए। लोकसभा में पेश हो गया है वन नेशन वन इलेक्शन बिल। अगर ये कानून लागू हुआ तो 5 साल में एक बार चुनाव होंगे। लोकसभा और विधानसभाओं के एक साथ चुनाव होंगे। भाजपा के नेतृत्व वाले सत्ता पक्ष का तर्क है कि न होगा चंद महीनों पे चुनावों का खेल, न होगी बार बार उसके खर्च की झंझट, न सजेगी कोई रैली, न शोर गुल ही कोई, मगर वो मुद्दा अभी खाक कोई मुद्दा है कि जिसका सांसदों के बीच कोई शोर ना हो, कि जिसके जिक्र पर हम सब की अपनी संसद में न कोई आग उठे और न कुछ तहलका हो। विपक्ष का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन भारत जैसे विशाल लोकतंत्र की मूल आत्मा के खिलाफ होगा और ऐसा करना वोटर को कंफ्यूज कर देगा। इसके आने से प्रदेश स्तर के मुद्दे गौण हो जाएंगे और राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे। राष्ट्रीय चुनाव प्रचार बड़े स्तर पर होता है, उसके मुद्दे बड़े लाउड स्पीकर से बार बार गाए और बताए जाते हैं, इसलिए वोटर के दिमाग पर वही राष्ट्रीय मुद्दे तारी हो जाएंगे और वो उसी आधार पर विधानसभा वाली ईवीएम का बटन भी दबाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में विपक्ष की ओर से आया सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है, यानी आर्ग्यूमेंट ये है कि ईवीएम पर बटन दबाने से पहले वोटर्स क्या सोचेंगे, नालों की सफाई चुने या नेशनल हाईवे, फ्री बिजली लें या फिर पाकिस्तान से बदला। नेता भी कंफ्यूज होंगे, सुबह रैली में अंतर्राष्ट्रीय विकास की बात करेंगे और शाम को मोहल्ले में सड़क ठीक करने का वायदा। इस कंफ्यूजन के बीच जनता कैसे वोट करेगी, ये सवाल हैं। इस जटिल पहलू पर आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि एक साथ चुनाव कराने से प्रदेश के मुद्दे क्या वाकई प्रभावित हो सकते हैं। इस बारे में अलग अलग तर्क और गणित, इतिहास से अर्जित ज्ञान और गणित क्या कहता है और क्या वन नेशन वन इलेक्शन से किसी पक्ष विशेष को लाभ हो सकता है। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची, आसान भाषा में। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अगर एक साथ हों तो वोटर किस आधार पर वोट करता है, नेशनल मुद्दों को प्रेफरेंस मिलती है या रीजनल मुद्दों को। ये समझने के लिए हमने पिछले 28 साल का डेटा खंगाला। 1996 से लेकर के 2024 तक के लोकसभा के 8 चुनाव हुए। आप जानते ही हैं कि अब भी मौजूदा सिस्टम में भी लोकसभा चुनाव के साथ कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव होते हैं, जैसे कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ ओडिशा और आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए। ऐसे ही बीते 28 साल में 8 लोकसभा चुनावों के साथ 16 राज्यों में कुल 33 विधानसभा चुनाव हुए। संख्या से कंफ्यूज मत होइए, इन 16 में से कुछ राज्य ऐसे भी थे जिनके विधानसभा चुनाव एक से ज्यादा बार लोकसभा चुनाव के साथ पड़े, जैसे कि आंध्र प्रदेश और ओडिशा। इनके अलावा कुछ राज्य जिनके चुनाव लोकसभा के साथ पड़े, उनमें शामिल हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य, और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा जैसे कम क्षेत्रफल या आबादी वाले राज्य। तो ये एक बेसिक सैंपल साइज पकड़ करके अपन चलते हैं। इस सैंपल साइज में कौन से राज्य शामिल हैं ये भी आपने समझ लिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि किसी राज्य विशेष में लोकसभा में किस पार्टी को कितने % वोट मिले और विधानसभा में किस पार्टी को कितने % वोट मिले। ध्यान दीजिए कि हम वोट शेयर की बात कर रहे हैं, किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? इसकी 2 वजह हैं। पहली, कई बार 2 पार्टियों के वोट शेयर में बहुत बारीक सा फर्क भी सीटों की संख्या में बड़ा फर्क डाल देता है, जैसे कि हाल में हुए हरियाणा चुनाव। भाजपा और कांग्रेस के बीच वोट शेयर का फर्क सिर्फ 0.8% का था, लेकिन भाजपा को कांग्रेस से 11 सीटें ज्यादा मिली। दूसरी वजह, सीटों से ये पता नहीं चलता कि किसी पार्टी को वोट कितने मिले हैं। ये पता लगाने का एग्जैक्ट तरीका है वोट शेयर, इसलिए हमने इसी को पैरामीटर माना। अब इस आधार पर आकलन करना हमने शुरू किया। कैसे शुरू किया वो समझिए। हमने 3 कैटेगरीज बनाई। पहली, मेजर चेंज कैटेगरी, जहां कोई बड़ा बदलाव हुआ हो, जहां किसी पार्टी को लोकसभा और विधानसभा में मिले वोट % में 3% से ज्यादा का अंतर था। 3% ज्यादा भी हो सकता है, 3% कम भी हो सकता है, ±3 लेकर के अपन चलेंगे। दूसरी कैटेगरी है स्मॉल चेंज कैटेगरी, जिसमें किसी एक पार्टी को दोनों चुनावों में मिले वोट शेयर में 1 से 3% का अंतर था, 1 से लेकर के 3। और तीसरी है नो चेंज कैटेगरी, जिसमें पार्टी को मिले वोट शेयर में अंतर 1% से भी कम था। अब हमने इन पैरामीटर्स पर उन 33 विधानसभा चुनावों को देखा जिनका जिक्र हमने पहले किया था, जो अलग अलग लोकसभा चुनावों के साथ हुए। उन 33 में से 13 चुनाव मेजर चेंज कैटेगरी में थे, माने इन चुनावों में किसी एक पार्टी को विधानसभा और लोकसभा में मिले वोट में
3% से ज्यादा का अंतर था। एग्जाम्पल तुरंत लीजिए, 2024 में अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा में कांग्रेस को 30% वोट मिले, लेकिन विधानसभा में सिर्फ 5.5% वोट मिले। भाजपा को भी विधानसभा के मुकाबले लोकसभा में करीब 6% वोट कम मिले। अरुणाचल प्रदेश में साल 2019 और 2014 में भी लोकसभा और विधानसभा में पार्टियों को वोट शेयर में बड़ा गैप देखने को मिला था। 2024 में ही सिक्किम और ओडिशा में भी लोकसभा और विधानसभा में पार्टियों को मिले वोट में बड़ा फर्क दिखा। हालांकि ओडिशा में सबसे दिलचस्प बदलाव तो 2004 में ही देखने को मिला, जब एक ही दिन हुई वोटिंग के बावजूद कांग्रेस को लोकसभा में 40% वोट मिला और विधानसभा में सिर्फ 29% यानी 11% का फर्क आया। 2004 और 1999 का भी उदाहरण देखिए। इन वर्षों में कर्नाटक में देखने को मिला कि बीजेपी और कांग्रेस को लोकसभा में ज्यादा वोट मिले, लेकिन विधानसभा में उनके वोट कम हुए और जनता ने इंडिपेंडेंट विधायक उम्मीदवारों को और छोटी पार्टियों को वोट दिया। साल 1999 में महाराष्ट्र, 1998 में मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और 1996 में केरल में भी यही ट्रेंड देखने को मिला। ये उन चुनावों की बात जो मेजर चेंज कैटेगरी में थे। अब स्मॉल या नो चेंज कैटेगरी की बात करते हैं। हमारे सैंपल साइज में से 12 चुनाव स्मॉल चेंज कैटेगरी के अंडर गिरते हैं 33 में से, और 8 चुनाव नो चेंज कैटेगरी में, जिसमें पार्टियों का वोट शेयर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में करीब करीब बराबर रहा। अंतर जो है ±1% से कम रहा। कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर साथ हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों को देखा जाए तो 39% केसेस में ही वोट पैटर्न में बड़ा फर्क दिखता है, 3% से ज्यादा। बाकी ज्यादातर केसेस में जनता उसी एक ही पार्टी को दोनों चुनाव माने विधानसभा और लोकसभा में प्रमुखता से वोट करती है। लेकिन यहाँ पर एक पेंच है, ज्यादातर लोग एक ही पार्टी को दोनों जगह वोट दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कांग्रेस या भाजपा जैसी नेशनल पार्टियों को ही चुन रहे हों या जो पार्टी केंद्र की सत्ता में है उसे ही चुन रहे हों। कई मौके ऐसे भी हैं जब रीजनल पार्टियों को भर भर के वोट मिला, फिर बात चाहे विधानसभा की हो या लोकसभा की। उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल 1996 में यहाँ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हुए। दोनों जगह पर जनता ने सीपीएम को कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी के बराबर वोट दिया। ये बात सिर्फ हमारी रिसर्च में ही सामने नहीं आई। 2015 में IDFC इंस्टीट्यूट नाम के एक थिंक टैंक ने भी 1999 से लेकर के 2014 तक हुए चुनावों पर रिपोर्ट की। इसमें भी ये बात सामने आई कि अगर लोकसभा और विधानसभा की वोटिंग साथ हो तो करीब 77% लोग दोनों जगहों पर एक ही पार्टी को वोट करेंगे। इस विश्लेषण के बाद एक सवाल और उठता है कि अगर विधानसभा और लोकसभा का चुनाव साथ ना करें तो तब क्या फर्क पड़ेगा। इसके लिए हमने उन विधानसभा चुनावों का विश्लेषण किया जो लोकसभा के साथ तो नहीं हुए थे लेकिन उसी साल हुए थे, माने लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले या कुछ महीने बाद। ऐसे पैरामीटर पर 1996 से लेकर के 2024 के बीच 11 राज्यों में कुल 25 विधानसभा चुनाव हुए। 25 में से 21 विधानसभा चुनावों में बड़े लेवल पर पार्टियों के वोट शेयर में अंतर दिखा और ज्यादातर केसेस में 10% या ज्यादा का डिफरेंस था। उदाहरण के तौर पर 1998 का राजस्थान का चुनाव, लोकसभा में भाजपा को 41% वोट मिला, लेकिन कुछ महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा का वोट शेयर 41 से घट करके 33% पर आ गया। इसी साल दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ। लोकसभा में बीजेपी को 50.7% वोट मिला और कुछ महीने बाद दिल्ली के विधानसभा चुनाव में वो 34% पर घट करके आ गया। ऐसा ही हाल कई राज्यों का था। माने फर्क तो पड़ता है कि चुनाव कब हो रहा है, साथ हो रहा है या अलग अलग हो रहा है। लेकिन एक साथ चुनाव का फायदा नेशनल पार्टियों को ही होता हो या रीजनल पार्टियों को ही होता हो या केंद्र में सत्ताधारी पार्टियों को ही एज मिलता हो, ये स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता। अलग अलग राज्य और उस राज्य में रीजनल पार्टियों की धमक के आधार पर इसका पैटर्न बदलता रहता है, जो कि हमने वोट शेयर के अध्ययन से समझने की कोशिश की। अब देखिए कि CSDS लोकनीति नाम की एक संस्था है जो इलेक्शन और पॉलिटिक्स पर रिसर्च करती है। अलग अलग चुनावों के समय CSDS ने कुछ सर्वे किए। इससे बात निकली कि काफी जनता ये समझने लगी है कि प्रधानमंत्री चुनने के लिए किन मुद्दों पर वोट करना है और मुख्यमंत्री चुनने के लिए किन मुद्दों पर। 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या 2023 का राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव, सरकार सब जगह भाजपा की बनी, लेकिन CSDS के सर्वे के मुताबिक इनमें से किसी भी चुनाव में आर्टिकल 370, CAA या भाजपा की ओर से उठाया गया कोई राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा वोटिंग का आधार नहीं बना। लेकिन इस सर्वे में एक काउंटर इन्फॉर्मेशन भी सामने आई। भारत की राजनीति बहुत जटिल है, भारत भी जटिल है और राजनीति भी। राज्य के चुनाव में जनता ने नेशनल मुद्दों को तरजीह तो नहीं दी, लेकिन कुछ लोगों ने दिल्ली के नेताओं के नाम पर वोट जरूर डाले। ये सर्वे के नतीजे हैं, जानकारों की राय इस पर भिन्न भिन्न है। हालांकि भारत का वोटर बहुत समझदार है,
वो भली भांति जानता है कि किस चुनाव में किसे वोट देना है और क्यों देना है। आज के लिए इतना ही। ये रिसर्च हमारे साथी आकाश सिंह ने की। देखते रहिए दी ललन टॉप।